नमस्कार। लगातार बढ़ता हुआ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है और आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इसमें कृषि क्षेत्र का भी एक महत्वपूर्ण रोल है और ख़ास तौर से धान उत्पादन का। तो ऐसे में जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कौन से वैकल्पिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजनी कुमार। डॉक्टर साहब, आपका जलागम विभाग उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसके और थोड़े उसके प्रभावों के विषय में हमें बताइए। ओके, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में वरीय वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ। और जो आपने सवाल किया है वो आज के समावेश में, आज की परिस्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी के समय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा पहले मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज में आप देख रहे हैं कि जो बारिश है कभी ज़्यादा हो रही है, कभी बिल्कुल कुछ दिनों के लिए गैप हो जाता है। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे फसल पे पड़ता है। मुख्य कर जो खरीफ सीजन में होने वाले फसल हैं जैसे धान का फसल, अभी आप देखते होंगे कि रेनफॉल में दो टर्म है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज़्यादा हो गया है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल अनसर्टेन हो गया है। और ये सब आपका क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य गैसें जो जिम्मेवार हैं, जो खेती से रिलेटेड हैं, वो हैं आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम जानते हैं कि धान के खेत में हम स्टैंडिंग वाटर मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम उसमें पडलिंग करते हैं, पडलिंग के बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं और ट्रांसप्लांटिंग के बाद करीब करीब सारे समय तक, हार्वेस्टिंग से एक सप्ताह पहले तक हम स्टैंडिंग वाटर मेंटेन करते हैं। जब हम स्टैंडिंग वाटर 3 से 5 सेंटीमीटर का धान के खेत में मेंटेन करते हैं तो क्या होता है कि सॉइल का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। जब वो रिडॉक्स पोटेंशियल -150 मिली वोल्ट के नीचे चला जाता है तो सॉइल में जो कार्बन है वो मीथेन में रिड्यूस हो जाता है, वो मीथेन का फॉर्मेशन करता है। और इस तरीक़ा से जो मीथेन का फॉर्मेशन होता है सॉइल में, वो वायुमंडल में आ जाता है और जो कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। दूसरा जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, जब हम धान के खेत में जब हम यूरिया नामक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्म कर जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में। और जब वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में आता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद करता है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो करीब 27 है और नाइट्रस ऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो करीब 320 है। इसका ये मतलब हुआ कि मीथेन का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 27 मॉलिक्यूल के बराबर है। उसी तरीक़ा से नाइट्रस ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 320 मॉलिक्यूल के बराबर है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा मीथेन गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग को करने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि कृषि क्षेत्र का भी एक बड़ा रोल है, तो ये लगभग अगर हम पूरे एक परिदृश्य के हिसाब से देखें तो जो धान की खेती है उससे कितना, लगभग अगर हम एक आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो लगभग कितना उत्सर्जन हो जाता होगा? आपने बहुत ही जानकारी वाला प्रश्न किया है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में जो कृषि से जो मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है उसका करीब 18% भाग आपका धान की खेती से हो रहा है। और मैंने इसको विस्तार पूर्वक मैंने बताया है कि धान की खेती से मीथेन का उत्सर्जन होता कैसे है। और मीथेन का जो मुख्य उत्सर्जन का और दूसरा स्रोत जो है वो आपका रूमिनेंट कैटल्स है, जैसे गाय, भैंस, छोटे रूमिनेंट्स, ये सब से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो कि धान की खेती से भी ज़्यादा होता है। अराउंड 70% के आसपास में रूमिनेंट कैटल से उत्सर्जन होता है। उसी तरीक़ा से नाइट्रस ऑक्साइड का भी उत्सर्जन धान के खेत में जब हम अनियमित व्यवहार करते हैं, यूरिया का मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो उसका भी, नाइट्रस ऑक्साइड का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। धान के खेत से उत्सर्जन होता है उसका और वो ग्लोबल वार्मिंग में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है।
तो ये तो वास्तव में एक बड़ा इसमें एक असर इसका मतलब दिखता है धान की खेती का। अगर हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बारे में बात करें तो फिर हम इसमें क्या उनसे कोई नए तरीके, कोई नए वैकल्पिक कोई प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो धान की खेती में कुछ कम हो सके? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आपके माध्यम से मैं सारे कृषक बंधुओं को और सारे पब्लिक को भी ये जानना चाहिए कि धान के खेत से मीथेन का तो उत्सर्जन हो रहा है, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो जो वैज्ञानिक गण हैं उन्होंने रिसर्च के द्वारा ये साबित किया है कि जो धान के खेत में जो हम स्टैंडिंग वाटर मेंटेन करते हैं उसका धान को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम AWD पद्धति से भी इरिगेशन देते हैं, सिंचाई देते हैं, तो धान के उत्पादन पे लगभग ना के बराबर कोई असर आता है, लेकिन मीथेन का उत्सर्जन करीब 30% तक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक बार हम पानी डालते हैं फिर उसको 5 से 7 दिन 10 दिन वो परिस्थिति के अनुसार हम खेत को सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर पानी डालते हैं, फिर मतलब कि वैकल्पिक सूखा और गीला विधि जिसको अंग्रेजी में अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड कहते हैं। तो इस मेथड को अपना करके किसान बंधु न तो केवल सिंचाई जल का बचत करेंगे, करीब 40% सिंचाई जल का बचत करेंगे, और साथ ही साथ जो मीथेन का अधिक उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी बात, जो अभी आप लोग जो अभी बहुत फेमस हो चला है डायरेक्ट सीडेड राइस, धान की सीधी बिजाई, इसमें हम क्या करते हैं, जो आप परंपरागत तरीके में देखते हैं कि पहले हम पानी जमा करते हैं, फिर पडलिंग करते हैं, फिर नर्सरी लगाते हैं, फिर उसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, लेकिन DSR पद्धति में हम सूखी जमीन में सीड ड्रिल के माध्यम से धान की बिजाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका लेबर का बचत है, आपका पानी का बचत है, और चूंकि कोई स्टैंडिंग वाटर मेंटेन नहीं होता फील्ड में, तो मीथेन का उत्सर्जन भी इस विधि के द्वारा परंपरागत तरीके से जो धान की खेती की जाती है उसकी तुलना में बहुत कम होता है। जो तीसरा ऑप्शन उपलब्ध है वो ये है कि हम जब नाइट्रोजन का व्यवहार करते हैं, जब यूरिया खाद का व्यवहार करते हैं, तो उसमें 2 प्रश्न हैं कि हम यूरिया खाद का व्यवहार कब करें और कितनी मात्रा में करें। तो इसके लिए हमारे संस्थान कटक से एक CLCC कस्टमाइज्ड लीफ कलर चार्ट, जो कि बिल्कुल सस्ता सा है, उसको लेकर के किसान बंधु उसको लेकर के ये पता कर सकते हैं, उसका उपयोग करके ये पता कर सकते हैं कि आपके फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत कब है। जब आप सही मात्रा में और सही समय पे नाइट्रोजन मतलब कि यूरिया खाद का जब व्यवहार करेंगे तो उसका यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और उसका जो लॉसेस होता है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन होता है वो भी कम हो जाएगा। इस तरीक़ा से 3 विधि है, मुख्यतः 3 विधि है। पहला AWD, दूसरा DSR, तीसरा प्रिसीजन नाइट्रोजन मैनेजमेंट। ये अपना करके किसान बंधु धान की खेत से जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो अधिक उत्सर्जन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। ओह, काफ़ी बढ़िया सर। तो फिर क्या ऐसे में कुछ आप लोगों ने कुछ जगहों पर इस तरह के प्रयोग किए हैं और फिर वहाँ पर किस तरह का रिजल्ट किस तरह का आया है? जी, आपने सही सवाल उठाया है। हमारा संस्थान जो कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक है, वहाँ पर हम लोगों ने अपने फील्ड में, अपने एक्सपेरिमेंटल फील्ड में और कृषक बंधु के फील्ड में भी उड़ीसा राज्य में, बिहार राज्य में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, यहाँ फार्मर्स फील्ड पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट के तहत हम लोगों ने ये देखा कि DSR पद्धति अपनाने से फार्मर्स को लेबर का बचत हो रहा है, पानी का बचत हो रहा है और मीथेन गैस का उत्सर्जन भी करीब 30% तक कम हो रहा है। उसी तरीक़ा से जब AWD पानी पाइप का उपयोग करके जब AWD मेथड का प्रयोग करते हैं किसान बंधु, तो उनका सिंचाई जल का भी बहुत ज़्यादा बचत होता है और साथ ही साथ जो खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है वो भी कम होता है, करीब 30 से 35% तक वो भी कम होता है। उसी तरीक़ा से जब CLCC का यूज करते हैं तो उसमें देखा गया कि आपका जो यूरिया सार है, यूरिया खाद है, उसका भी बचत होता है और साथ में जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें भी बहुत हद तक कमी आई है। और ये
हम लोग ने 3-4 साल तक इसका एक्सपेरिमेंट किया, अपने प्रक्षेत्र में भी किया और फार्मर्स फील्ड पे भी किया, और इसका जो रिजल्ट आया वो काफ़ी उत्साहवर्धक है और काफ़ी हमें प्रेरणा देने वाला है कि किसानों के सामने जाकर के हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और किसान उसको देख करके काफ़ी उत्साहित हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि अगर पर्यावरण को बचाना है, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन धान की खेती का कम करना है, तो हमें DSR पद्धति को अपनाना होगा। हमें अगर उत्सर्जन कम करना है मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, तो हमें DSR के साथ साथ AWD को अपनाना होगा। हमें प्रिसीजन नाइट्रोजन मैनेजमेंट को अपनाना होगा, और इस चीज़ को लेकर के उनमें काफ़ी उत्साह है और वो काफ़ी खुश हैं। सर, जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अब उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के साथ भी एक कंसोर्शिया पार्टनर के रूप में जुड़ा है, तो फिर आप लोगों की उत्तराखंड के संदर्भ में किस तरह की योजना है, आप की क्या प्लानिंग है, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। जी, सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड सरकार और जलागम निदेशालय और वर्ल्ड बैंक की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान को कंसोर्शिया पार्टनर के रूप में इस प्रोजेक्ट में चुना। और इस प्रोजेक्ट में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में जहां चावल की उपज होती है, जैसे कि आपका हरिद्वार का जो क्षेत्र है, आपका उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, वहां धान की खेती जो परंपरागत तरीके से कर रहे हैं लोग, उससे कितना मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। उत्तराखंड के संदर्भ में जो मीथेन उत्सर्जन का जो डेटा है वो अभी उपलब्ध नहीं है। इस कारण से सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम बेसलाइन डेटा जनरेट करें कि उत्तराखंड में परंपरागत तरीके से जो धान की खेती की जा रही है उससे कितना मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, कितना नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। उसके बाद हम जलागम निदेशालय और उत्तराखंड सरकार की मदद से इन क्षेत्रों में DSR को बढ़ावा देने के लिए किसानों को के बीच जाएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको DSR से संबंधित जानकारी देंगे, उनको बताएंगे कि DSR और AWD अपनाने से उनको कितना फ़ायदा होगा, उनका लेबर बचेगा, उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाएगा, और साथ ही साथ वो पर्यावरण को बचाने में भी अपरोक्ष रूप से मदद कर सकते हैं। जब ये जानकारी दे करके उनके यहाँ मैं आपके निदेशालय के सहयोग से, उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हम लोग किसानों को प्रेरित करेंगे DSR अपनाने के लिए, AWD अपनाने के लिए, और उनको CLCC उनके बीच में वितरित किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि CLCC का यूज करके आप अपना यूरिया खाद का जो प्रयोग करते हैं अधिक मात्रा में उसको कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ इससे नाइट्रस ऑक्साइड का भी इमिशन कम होगा, जिससे कि उत्तराखंड में एक शुद्ध वातावरण, एक ग्लोबल जो वार्मिंग हो रहा है उसको कम करने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ ये पूरे देश और पूरे विश्व के लिए ये लाभदायी होगा। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। तो ये था आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी और नई शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।